सीएम भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व संवाद। बजट में हेल्थ सेक्टर की जरूरतों पर संवाद होगा। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बजट को लेकर ये संवाद होगा। सीएमओ के कन्वेंशन हॉल में सुबह 11 बजे से संवाद शुरू होगा। दोपहर 2:30 बजे ट्राइबल एरिया विकास हेतु बजट पूर्व चर्चा बैठक। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यातायात प्रबंधन पर अधिकारियों के साथ बैठक और शाम 6 बजे भाजपा प्रत्याशियों के साथ संवाद। मुख्यमंत्री निवास पर संवाद होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, हेल्थ सेक्टर से जुड़े संगठन के प्रतिनिधि बैठक में शामिल। तो बजट में हेल्थ सेक्टर की जरूरतों पर संवाद होगा। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बजट पूर्व संवाद का आज दूसरा दिन है और लगातार जिस तरीके से हम चर्चा भी करते हैं, सभी वर्गों को साधने की कोशिश रहेगी और इसी कड़ी में लगातार ये संवाद कार्यक्रम आज हेल्थ सेक्टर से जुड़े जो संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम हाँ, देखिए मनीषा, बिल्कुल बजट को विकासोन्मुखी बनाने के लिए, चहुमुखी विकास के लिए सभी वर्गों का ध्यान कैसे रखा जाए जी। इस हेतु तमाम वर्गों से संवाद का कार्यक्रम लगातार सीएम भजनलाल शर्मा का जारी है। जैसे कि आपने देखा होगा, कल कर्मचारी संगठनों से उनकी वार्ता हुई और आज चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे संवाद होगा, डॉक्टर से संवाद होगा। और इस दौरान चर्चा इसी बात पर होगी कि कैसे राजस्थान को चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर किया जाए, गांव ढाणी तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचे, शहरों की चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो। क्योंकि मनीषा, अक्सर देखने में आता है कि आज भी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी के लिए इलाज की होती है और इलाज अगर समय पर नहीं मिल पाता है तो कई बार उसका खामियाजा जान लेकर भी भुगतना पड़ता है। लिहाजा खासकर कस्बों में और गाँव में कैसे चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर किया जाए और कैसे सस्ता इलाज आम व्यक्ति को मुहैया हो सके, इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही भजनलाल सरकार। आज सीएम खुद डॉक्टर, चिकित्सा क्षेत्र के लोगों से विचार विमर्श करेंगे। ये सीएमओ में कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद 2:30 बजे ट्राइबल एरिया विकास हेतु चर्चा करेंगे। जो आदिवासी इलाका है मनीषा, वहाँ कैसे विकास हो, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का, चिकित्सा का, रोड नेटवर्क का कैसे विकास हो, इस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि लगातार आदिवासी इलाकों से ये मांग उठती रही है कि वो विकास की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। लिहाजा सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि आदिवासी इलाकों को मुख्यधारा के साथ जोड़कर उनके विकास पर पूरा फोकस किया जाए। लिहाजा तमाम आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं के लोगों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा का संवाद रहेगा और यही प्रयास रहेगा कि इस बजट में उन तमाम बिंदुओं को शामिल किया जाए जो आदिवासी इलाकों में विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सके। इसके साथ ही आज 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम रहेगा। तो यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की मीटिंग रहेगी मनीषा। ट्रैफिक को लेकर तमाम कैसे व्यवस्था बेहतर की जाए, खासकर आपने देखा होगा जाम के हालात कई जगह बन जाते हैं, इनसे कैसे निजात दिलाई जाए। कई ऐसे पॉइंट बन गए हैं जो हादसों को न्योता देते हुए नजर आते हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं। उन पॉइंट की वजह से उनका लगातार कैसे निस्तारण किया जाए, यातायात से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज संवाद रहेगा। इसके साथ ही करीब 6 बजे उनका संवाद रहेगा सीएमआर में और ये भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनसे उनकी चर्चा रहेगी। जी मनीषा। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम रहने वाले हैं। 11 बजे से संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। हेल्थ सेक्टर के जो संगठन के तमाम प्रतिनिधि हैं उनके साथ चर्चा, फिर ट्राइबल एरिया विकास हेतु बजट पूर्व चर्चा होगी और शाम 5 बजे यातायात प्रबंधन पर अधिकारियों के साथ बैठक। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल कर्नाटक दौरा प्रस्तावित है। दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और शाम 4:15 पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। शाम 4:35 का वक्त होगा जब पैलेस ग्राउंड वेलारी जाएंगे सीएम और शाम 7:45 पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। शाम 7:50 पर बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और 9:50 का वक्त होगा जब प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रात 10:15 पर राजस्थान सरकार पवेलियन प्रदर्शनी प्रयागराज में शिरकत करेंगे और रविवार 19 जनवरी को दोपहर 1:40 पर राजस्थान सरकार पवेलियन प्रदर्शनी से प्रस्थान करेंगे। शाम 3:30 बजे का तब वक्त होगा जब वापस जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
और अब जयपुर से खबर, जेईसीसी में भारत सोलर एक्सपो का उद्घाटन आज सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उद्घाटन करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त विशिष्ट अतिथि होंगे। राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश का ऊर्जा विभाग भी इसमें सहयोग कर रहा है। 17 से 19 जनवरी तक एक्सपो का आयोजन होगा और देश भर की सोलर कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां इसमें भाग लेंगी। पूरे देश से 10,000 ट्रेड बायर्स के भाग लेने की संभावना। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त विशिष्ट अतिथि होंगे। राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी आज से सोलर एक्सपो का जो आयोजन है वो होने जा रहा है, तमाम जो मंत्री हैं उनकी मौजूदगी रहने वाली है और निश्चित तौर पर सोलर के क्षेत्र में राजस्थान की जो संभावनाएं हैं उसका जिक्र राइजिंग राजस्थान के समय से भी लगातार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान के जयपुर में 3 दिवसीय भारत सोलर एक्सपो का जो आयोजन किया जा रहा है और भारत जो सोलर एसोसिएशन है वो और ऊर्जा विभाग राजस्थान दोनों मिलकर ये संयुक्त रूप से आयोजन कर रहे हैं। 3 दिन तक जेईसीसी में आयोजन होगा, जिसमें जो ऊर्जा से जुड़े हुए तमाम तरह के, चूंकि राइजिंग राजस्थान का आपने जिक्र किया, राइजिंग राजस्थान उससे पहले के भी जो सोलर के क्षेत्र में राजस्थान में जो योजनाएं हैं, साथ ही साथ पीएम सूर्यघर योजना हो या फिर जो पीएम जो कुसुम सी कंपोनेंट योजना हो, इसके अलावा किस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं राजस्थान में सोलर के क्षेत्र में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर ये एक्सपो का आयोजन किया गया है। इसमें ये देखा जाएगा कि किस जगह किस तरह की संभावना है राजस्थान में, उनका जिक्र होगा। तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो इस एक्सपो में शामिल होंगे और किस तरह से जो राजस्थान में उनके लिए संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को धरातल पर किस तरह से उतारा जा सकता है, ये तमाम तरह की चीजें जो एक्सपो में देखने को मिलेंगी। एक्सपो में चर्चा भी होगी, डिस्कशन होगा तमाम इन्वेस्टर्स के साथ साथ। इसके अलावा इस सोलर जो एक्सपो है इसमें देश भर से 10,000 ट्रेड बायर्स है वो इसमें शामिल होंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, चूंकि जिस तरह से घोषणाएं हुई थी सोलर के क्षेत्र को लेकर, तो अब ये इस तरह के एक्सपो है, ये उन घोषणाओं को धरातल पर उतारने का एक कदम जो है वो है। और इसमें जो शामिल होने का अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो मंत्री गौतम कुमार दत्त वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो देखा जा सकता है कि लगातार घोषणाओं के साथ इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है, उसके बाद में अब जो सरकार है वो भी इस कोशिश में जुटी हुई है इस तरह के एक्सपो के आयोजन करके तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेड बायर्स हैं, उनको एक छत के नीचे इकट्ठा करके भविष्य की जो संभावना है उन पर चर्चा करने का एक मंच है वो दिया जा रहा है। चलिए सुनील, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश के ऊर्जा विभाग का भी सहयोग होगा। 17 से 19 जनवरी तक एक्सपो का आयोजन। और कांग्रेस सेवा दल राष्ट्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में आज से बैठक शुरू होगी। देश भर से राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शामिल होंगे। करीब 200 पदाधिकारी कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे और पहले दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण से शुरू होगी बैठक और दूसरे दिन फिर प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन होगा। आखिरी दिन प्रस्तावों का अनुमोदन होगा। शाखा का संचालन फिर से शुरू करने सहित कई सारे प्रस्ताव पारित होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बैठक में हिस्सा लेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर। आयोग में जारी की विभिन्न विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के तहत आंसर की जारी की है। जीके एंड एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, साथ ही संस्कृति एवं इंग्लिश विषय की मॉडल आंसर की जारी की गई है आयोग की वेबसाइट पर।
आंसर की देखी जा सकती है। आंसर की पर 18 जनवरी से 20 जनवरी रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। दौसा की सिकराय में सर्दी और कोहरे के चलते घना कोहरा छाया हुआ। जहां कोहरे के चलते रफ्तार पर भी ब्रेक लगे तो वहीं जनजीवन भी बदल गया। कड़ाके की ठंड के चलते दौसा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है। इतनी भयंकर धुंध पड़ी हुई है कि घर से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करता है, बच्चों को स्कूल निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और कल जब बरसात हुई इसके बाद में से ही इतनी भयंकर धुंध पड़ी हुई है। शाम से को भी हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ही क्या है, भयंकर कोहरा की वजह से काफ़ी एक्सीडेंटें भी हो जाती हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि सब अपने घर में रहे, घर से बाहर कोई निकले, क्योंकि इतनी भयंकर धुंध है जिसमें जानवर भी बाहर नहीं निकाल सकते और ना ही जानवरों को पानी पिला सकते हैं। इसलिए ये धुंध बहुत ही का घातक सिद्ध हो रही है। इसलिए अपने घरों में रहें, आग जलाते हैं, थोड़ी देर तो थोड़ा हाथ होते हैं, उससे आग से दूर हटते हैं, तुरंत ही क्या नाम से ठंड लगने लगती है। और अब बीकानेर से खबर, पालना रेलवे स्टेशन के पास मिला शव। रेल पटरी के पास बुजुर्ग का शव मिला। मृतक तोलाराम पालना गांव का निवासी और जीआरपी पुलिस मामले की लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पालना रेलवे स्टेशन के पास से शव मिला और लगातार मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। खाजूवाला से अब खबर, जहां राजस्थान पटवार संघ का धरना 5वें दिन भी जारी है। उपशाखा खाजूवाला के सभी पटवारी धरने पर बैठे हैं। 9 सूत्री मांगों को लेकर 5वें दिन भी तहसील मुख्यालय के आगे धरने पर बैठे हैं पटवारी। सभी पटवारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया। पटवार मंडल के लंबित मार्गों के निस्तारण की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। खाजूवाला में गणतंत्र दिवस का सामूहिक समारोह बीएसएफ परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने बैठक ली और सभी अलग अलग विभागों के अधिकारियों को बैठक में जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में राष्ट्रीय ध्वजारोहण, मार्च पास्ट, स्कूली विद्यार्थियों के पीटी परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। और करौली की हिंडौन सिटी से बड़ी खबर, जहां अब पूरा होगा किसानों को दिन में बिजली देने का वादा। हिंडौन के गुढ़ापोल गांव से 400 केवी जीएसएस में स्थापित हुआ 500 एमवीए का बिजली ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन से जीएसएस की क्षमता 630 एमवीए से बढ़ाकर 1130 एमवीए हो गई है। विशालकाय ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन पर 40 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इंस्टॉलेशन में लगा 1 महीने से अधिक का समय। ट्रांसफार्मर से शुरू की गई बिजली आपूर्ति करौली, धौलपुर, गंगापुर, भरतपुर सहित 4 जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा। किसानों को दिन में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। तो वहीं ओवरलोड से आ रही विद्युत फॉल्ट की समस्या का भी निदान होगा। विद्युत प्रसारण निगम के मुख्य अभियंता एम.के. बिस्सा और अधीक्षण अभियंता आर.के. मीणा की मौजूदगी में ट्रांसफार्मर चार्ज हुआ। साथ ही एक्सईएन मानसिंह मीणा, एएन अभियंता राजेश कुमार जाटव, हरकेश मीणा की देखरेख में इंस्टॉलेशन कार्य हुआ। और अब बालोतरा से खबर, जहां लूणी नदी में अवैध बजरी खनन गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने एक जेसीबी के साथ कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ लोग फायरिंग की भी बात कर रहे हैं। समदड़ी थाना क्षेत्र देवलियाली का मामला है। समदड़ी पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फायरिंग की घटना से पुलिस ने इनकार किया। और अब जयपुर से खबर, जहां जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। पीएचडी ठेकेदार पदमचंद जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। जस्टिस बीआर गवई की 3 सदस्यीय बेंच ने जमानत के आदेश दिए। ईडी ने लगाया है जैन पर टेंडर में 136 करोड़ 41 लाख के घोटाले का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने पदमचंद जैन को जमानत देते हुए कहा, मामले में 50 से अधिक गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए गए हैं। ऐसे में ट्रायल के दौरान उनसे छेड़छाड़ करने की संभावनाएं कम है।
सुप्रीम कोर्ट ने पदमचंद को जमानत देते हुए कहा, मामले में 50 से अधिक गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए गए हैं। ऐसे में ट्रायल के दौरान छेड़छाड़ करने की संभावनाएं काफी कम हैं। जयपुर से बड़ी खबर, जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। पीएचडी ठेकेदार पदमचंद जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, पीएचडी ठेकेदार पदमचंद जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और ऐसे में जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत देते हुए क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से ईडी के लिए एक बड़ा झटका कि उसने जिस जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर 136 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है जी। उसके एक आरोपी जो पदमचंद जैन, जो कि इस मामले में ठेकेदार है, और उनका आरोप था कि वो सभी जो है टेंडर के मामले में, ठेकेदारी के मामले में सभी लोगों से इसमें घोटाला कर रहे थे और उसमें 136 करोड़ का घोटाले का ईडी ने आरोप लगाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है पदमचंद जैन को, ये कहते हुए कि उनके बेटे को भी, पीयूष जैन को, पहले जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा इस मामले में संजय बड़ाया जो कि आरोपी हैं, उससे भी जमानत मिल चुकी है दूसरे बेंच के द्वारा। इससे महत्वपूर्ण बात ये कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस मामले को लेकर ईडी इस पूरे मामले को कर रही है, इसके जो जिसको लाभ पहुंचाया गया है मंत्री, उसे इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। ये विशेष तौर से जो है कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इसमें ज्यादातर दस्तावेज जो है हजारों की तादाद में है और वो ईडी के पास है, ऐसे में उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तो इन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। जी, चलिए, शुक्रिया निजाम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पदमचंद जैन को जमानत दी है और ऐसे में ईडी को ये बड़ा झटका